हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है कक्षा 10 के लिए। पेपर 3 मार्च को है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही करें, इसलिए हम ये छोटे छोटे सेशन आपके पास भेज रहे हैं। इन प्रश्नों को पहले के सेशन में सब आपके पास भेज चुका हूं, आपको याद करवा चुका हूं। जो सेशन बराबर देखे हैं उसकी तैयारी पूर्ण है, फिर भी शांत से ना बैठें। जब तक 3 मार्च को आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप रिवीजन करते रहें। तो ये रिवीजन के तौर पे ये सेशन आपके पास जा रहे हैं। ये प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं, प्ले लिस्ट में भी जाके देख लीजिए और आपकी याद ताज़ा करवाते ही चल रहे हैं। ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न हम जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक आपके पास भेजते रहेंगे कि आप सतर्क रहें, पढ़ाई चालू रखें, तैयारी चालू रखें। संकल्प 70 में 70 लाने का जो निश्चय किए हैं उस पर अड़िग रहें। तो चलिए ये सेशन चालू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का सेशन है ये, जिसका पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है, या प्रवाह संसाधन है, या जैव संसाधन है, या अनवीकरण योग्य संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य संसाधन। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें और इस सेशन को दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि आपका और आपके दोस्त का रिवीजन चलता रहे। और जो चैनल पे पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहले प्रश्न का हम उत्तर आपको बताते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है भाई, अनवीकरण योग्य संसाधन है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है भाई? चलिए बताने का प्रयास करें। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, या अजैव संसाधन, या मानवकृत संसाधन, या अचक्रीय संसाधन? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये पुनः पूरित योग्य संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः पूरित योग्य, अजैव नहीं, अचक्रीय नहीं, मानवकृत नहीं, पुनः पूरित योग्य संसाधन है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती है, या अधिक सिंचाई है, या वनोन्मूलन है, या अति पशुचारण है? प्रश्न नंबर 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से
किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में या उत्तर प्रदेश के मैदान में या हरियाणा में या उत्तराखंड में? सीढ़ीदार खेती कहाँ हो रही भाई? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होती है? जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहीं होगी, यानी आप समझ गए होंगे। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में होती है, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, या राजस्थान में, या महाराष्ट्र में, या झारखंड में? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देख लें। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है भाई? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन पवन है, या हिमनद, या जल, या पवन, हिमनद, जल, या पशुचारण, या पशुचारण। पशुचारण। चलिए भाई बताइए, पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण क्या है भाई? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है जल। जल द्वारा मृदा अपरदन होता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ग, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। अजैवीय संसाधन तो चट्टानें हैं, या पशु हैं, या पौधे हैं, या मछलियां हैं? मछलियां। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। निम्न में से कौन अजैवीय, यानी जिनमें जीव नहीं है? तो पशु में भी जीव है, पौधे में भी जीव है, मछलियों में भी जीव है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या बिहार? बिहार भाई, ये बिहार लिखा है, ये कट गया है, नहीं आ पाया है, अलग से लिख देता हूँ बिहार। तो हम आपको बता देते हैं काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा काली मृदा महाराष्ट्र में नंबर 1 पे पाई जाती है। नंबर 2 पे गुजरात में पाई जाती है। गुजरात। यदि ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं रहेगा तो आप गुजरात पे लगा देंगे। यदि ऑप्शन महाराष्ट्र और गुजरात दोनों रहेगा तो आपको महाराष्ट्र ही लगाना है। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 8, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, गुजरात है, तो आप गुजरात को सही मान लेंगे। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए
सबसे उचित भूमि कौन सी है भाई, बताने का प्रयास करें। काली मिट्टी या लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है भाई। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को, समझ गए। तो कपास के लिए कौन सी सबसे उचित भूमि है, वो काली भूमि, काली मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, भूमि एक संसाधन है, भूमि एक संसाधन है प्राकृतिक या मानव निर्मित या सौर ऊर्जा से निर्मित या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भूमि एक संसाधन है प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो एक काली या पीली या लेटराइट या सीमेंट, सीमेंट। तो काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, पर सीमेंट मिट्टी नहीं होती है, नहीं पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा, सीमेंट मिट्टी नहीं होती। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था। अमेरिका में हुआ था या फ्रांस में हुआ था या ब्राज़ील में हुआ था या इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 13, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था, बताने का प्रयास करें। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था भाई, ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन गा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से जैव संसाधन कौन सा है, निम्न में से जैव संसाधन कौन सा है। चट्टान है, मृदा है, वनस्पति जगत है या खनिज है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 14, और इस सेशन के लास्ट में कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं भाई। देखिए ये सारे प्रश्न आपको पहले के सेशन में भेज चुके हैं, हम आपको सब बता चुके हैं। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। निम्न में से जैव संसाधन कौन सा है। तो जैव संसाधन ये वनस्पति जगत है भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। ये चलाया लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो ये असहयोग आंदोलन नहीं चलाया या खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया या सबने अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया या भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो असहयोग आंदोलन चलाया था, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, नहीं चलाया था तो खिलाफत आंदोलन और नहीं चलाया। तो यानी कि प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का, या बाल गंगाधर तिलक का, या जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी का? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या महात्मा गांधी ने? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, चौरी चौरा कांड का वर्ष कौन सा है? किस वर्ष चौरी चौरा कांड हुआ था भाई? 1920 में हुआ था, या 1922 में हुआ था, या 1921 में हुआ था, या 1925 में? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ है? 1920, 1922, 1921 या 1925? तो पहले ये जान लें, चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ है? गोरखपुर में। गोरखपुर। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो चलिए बताने का प्रयास करें। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड वर्ष 1922 में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दांडी मार्च का संबंध किससे था? दांडी मार्च का संबंध किससे था? सरदार पटेल से, या मोतीलाल नेहरू से, या महात्मा गांधी से, या सुभाष चंद्र बोस से? दांडी मार्च का संबंध किससे था? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बताने का प्रयास करें। दांडी मार्च का संबंध किससे था? पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस से? तो दांडी मार्च का संबंध था महात्मा गांधी जी से। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। दांडी मार्च का संबंध महात्मा गांधी से था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 20, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा की गई, या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई, या भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई, या ज्योतिबा फूले द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 20, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। सेशन के लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न पहले के सेशन में आपके पास में भेज चुका हूँ। अभी उद्देश्य है कि आप शांत ना बैठें, आप तैयारी करते रहें। 3 मार्च को पेपर पहले दे दें। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपको ऐसा ही सेशन रिवीजन क्लास के तौर पे भेजते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 20, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई। तो चलिए भाई, इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।